गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इकॉनमी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सिविल सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, साथ ही साथ बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल आपको देखने को मिलता है और अक्सर ये न्यूज़ में रहता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बात कर रहे हैं एनपीए की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आज का टॉपिक हम लोग समझेंगे वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस वीडियो को पूरा देखिए। एनपीए से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल आता है एग्जाम में सारा बन जाएगा इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना फैक्ट है इसमें सारा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा और भी पार्ट होता है, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टर्मोलॉजी और भी है, लेकिन आज सिर्फ हमारा फोकस होगा सिर्फ एनपीए पे। एनपीए क्या होता है, इसका इससे जुड़ा हुआ जो जितना शब्दावली है और जितना फैक्ट है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलो, एनपीए होता क्या है पहले ये समझते हैं। पहला चीज़ तो आप ये समझिएगा, कोई भी बैंक जो होता है, कोई भी बैंक है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। आप अभी हम लोग बैंक लेकर कर चलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ये समझना, कोई भी बैंक का इनकम का मेन सोर्स क्या होता है। तो कोई भी बैंक का इनकम का मेन सोर्स होता है लोन, है ना। जब वो लोन प्रोवाइड करता है उससे जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, उससे जो उसको फ़ायदा होता है, वही उसका क्या होता है, इनकम का सोर्स होता है। तो बैंक लोन देता कहाँ से? तो बैंक लोन देता है जब हम आप अपना पैसा, अपना इनकम बैंक में क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो आप समझिएगा, जैसे समझना, हमने अपना पैसा बैंक में जमा किया, मतलब क्या किया, डिपॉजिट किया। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, डिपॉजिटर। हम लोग क्या हो जाते हैं, डिपॉजिटर। तो जो बैंक में पैसा जमा करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिटर। और हमने क्या किया, यहाँ पे बैंक में अपना डिपॉजिट किया, है ना। डिपॉजिट मतलब पैसा हमने क्या किया, जमा किया। ठीक है, अब समझना, बैंक के लिए ये क्या हो जाता है, हमने जो पैसा जमा किया वो बैंक के लिए क्या होता है, तो वो बैंक के लिए हो जाता है लाइबिलिटी। वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। तो आप समझना, हमारा एसेट, हमने पैसा जमा किया बैंक में, वो बैंक के लिए क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है। लाइबिलिटी आप समझते होंगे, आपको किसी व्यक्ति ने कोई सामान रखने के लिए दिया है, बोले कि इसको रखना, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है ना, ये है ना, कि उसको संभाल के रखना क्योंकि दूसरा का है। वैसे ही हमारा पैसा, हम जो बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। यही पैसा बैंक जब कस्टमर को देता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन को देता है, तो याद रखिएगा उसी को अब हम लोग वही लाइबिलिटी अब क्या हो जाएगा, एसेट के रूप में बैंक पैसा देता है। तो आप समझने, एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो रामलाल है। अब ये जो रामलाल है, बैंक ने क्या किया, रामलाल को लोन दिया। तो बैंक ने रामलाल को लोन दिया मतलब पैसा दिया, तो ये बैंक का क्या हो जाएगा, तो ये बैंक का हो जाएगा एसेट। तो ये चीज समझ में आ रहा है। तो जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में तो वो बैंक का क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। बैंक जब मार्केट में लोन लगाता है तो वो बैंक का क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है, परिसंपत्ति हो जाता है। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा, बैंक ने रामलाल को लोन दिया, बैंक ने अपना एसेट इसको दिया, रामलाल को बोला कि तुम हर महीना इसमें क्या करना, इंटरेस्ट पे करना, है ना। हमको क्या करना, उसका ब्याज दर हमको देना, जो भी ब्याज दर ये लगाया, जो भी रेट लगाया, इंटरेस्ट रेट लगाया, उस रेट पे ये क्या किया, बोला कि देना। तो वो रामलाल बोला कि ठीक है, हम तुमको इंटरेस्ट पे करेंगे। जब रामलाल इस एसेट के बदले इंटरेस्ट पे करते गया और लगातार पे कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एसेट इज परफॉर्मिंग, कि एसेट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। एसेट क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बैंक का एसेट ये क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि रामलाल पहला महीना, एक महीना वो पैसा नहीं दे, इंटरेस्ट नहीं दे, तो बोला चलो एक महीना है ना, नहीं आया इंटरेस्ट। अगला महीना जब आया तो उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं दिया, मतलब फर्स्ट मंथ नहीं दिया, सेकेंड मंथ नहीं दिया, फिर थर्ड मंथ आया, बैंक को लगा चलो पैसा दे देगा। थर्ड मंथ जब आया तो थर्ड मंथ में भी रामलाल ने पैसा नहीं दिया। तो अब हम कहेंगे ये जो एसेट है ये परफॉर्म करना बंद कर दिया है। इसी को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। शॉर्ट में इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एनपीए।
ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आप सुनते होंगे एनपीए। तो एनपीए का मतलब यही है कि जब एसेट परफॉर्म करना बंद कर दे उसको हम लोग बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यही मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 महीना रखा, इसका मतलब बैंक जो होता है, बैंक अपना एनपीए कब घोषित करता है, किसी भी एसेट को एनपीए कब घोषित करता है बैंक, तो याद रखिएगा जब लगातार 3 महीना तक उस एसेट पर इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है तब उसको हम लोग बोलते हैं एनपीए। ये क्लियर है? तो 3 मंथ है ना, या फिर आप कह सकते हो 90 डेज। ठीक है, तो 90 डेज, एग्जाम में 3 मंथ आया, 90 डेज आया, आप उसको टिक कीजिएगा। तो पूछा जाएगा किस एसेट को एनपीए में रखा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रखा जाता है, कितना मंथ का, तो आप बता देना 3 महीना। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको और बताऊं, अगर बात की जाए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी किसी भी एसेट को एनपीए में कब डालता है, किसी भी लोन को एनपीए में कब डालता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनबीएफसी के लिए एनपीए कब होगा, 90 डेज, तो नहीं, इसके लिए होता है 180 डेज। तो इसको आप याद रखिएगा, 180 दिन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बैंकों के लिए एनपीए कितना होता है, 90 डेज का होता है, 3 मंथ का होता है। और जबकि एनबीएफसी के लिए एनपीए कब होता है, 180 डेज से शुरू होता है। मतलब 180 डेज जब हो जाता है, मतलब 6 महीना जब हो जाता है, तब एनबीएफसी को लगता है कि अब पैसा मेरा जो एसेट है वो क्या हो गया, परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो ये क्लियर है। तो आप ध्यान रखना, बैंकों के लिए 90 डेज एंड एनबीएफसी के लिए 180 डेज। तो अधिकांश क्वेश्चन इधर से ही आता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान रखना। अब देखिएगा, अब अगर हम लोग एनपीए को बांटे तो उसको कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, उसको बांटा कितने पार्ट में जाता है, तो एनपीए को 3 भाग में बांटा जाता है। यह 3 प्रकार का एनपीए होता है। आप समझना, एनपीए कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का एनपीए होता है। तो तीनों प्रकार हम लोग समझते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स है उसको हम लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एनपीए क्या होता है। नाम से ही जाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एसेट परफॉर्म करना बंद कर दिया, उसी को हम कहते हैं एनपीए। अब एनपीए का 3 टाइप्स होता है, या आप यूं कहो कि जब वो एसेट एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग में आ जाता है, वो 3 भाग में बंटता है। उसको हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है डाउटफुल एसेट, और एक होता है लॉस एसेट। तो ये ध्यान रखना, एनपीए कितने भागों में बटा है, तो 3 टाइप से इसका याद रखिएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट किसको हम लोग कहते हैं, तो सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है जब लोन जो है, लोन पे इंटरेस्ट 90 डेज, मतलब एनपीए हो गया 90 दिन से लेकर के 12 मंथ तक, याद रखिएगा 90 ये डेज है, ये ध्यान रखना, 90 डेज। तो 90 दिन से 12 मंथ तक अगर एसेट पे इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है तो उस एनपीए को हम लोग बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, है ना। उस एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट। डाउटफुल एसेट हम कहते हैं जब एनपीए का समय सीमा 12 महीना से अधिक और 3 वर्ष तक, इस बीच में अगर पैसा वापस नहीं आता है, तब हम कहते हैं कि ये डाउटफुल एसेट है। मतलब अब ये संदिग्ध परिसंपत्ति में आ गया, अब डाउट है कि शायद ये पैसा वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट, है ना। कि एसेट अब क्या है, इसको जो पैसा लेके भाग गया, अब दे ही नहीं रहा पैसा, तो आप लोगों को लगता है कि डाउट लग रहा है कि पैसा देगा कि नहीं देगा। और जब 3 वर्ष पार हो जाता है, याद रखिएगा, जब 3 साल से भी ज्यादा हो जाता है, तभी हम इसको कह देते हैं ये हो जाता है क्या, लॉस एसेट, है ना। कि डूबी हुई परिसंपत्ति, कि अब मेरा जो परिसंपत्ति, मेरा जो एसेट है वो क्या हुआ, डूब चुका है। तो इसको मान लिया जाता है कि अब मेरा लॉस, अब वापस आने का कोई संभावना नहीं नजर आ रहा है। तो ये क्लियर है। तो 3 भागों में इसको बांटा जाता है। अब एक सवाल ये समझिएगा, जब बैंक का एनपीए बढ़ते जाएगा लगातार, तो
आप मुझे बताओ, डिपॉजिटर जो होंगे, आप जो है, जो हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं उस बैंक में, आप तो परेशान हो जाएंगे। हमें लगेगा कि अब तो ये बैंक का एनपीए बढ़ते जा रहा, बैंक पता चला बंद हो जाएगा, तो हम लोग अपना पैसा क्या करेंगे, निकालना शुरू करेंगे। तो बैंक को ये भरोसा में लेना पड़ता है डिपॉजिटर को कि आप चिंता नहीं करें, आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। तो उसके लिए नियम बना है। उसके लिए नियम क्या बना है कि बैंक को अपना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोविजन क्या होता है, एक चीज समझ लीजिएगा, बैंक को अपना प्रोविजन मेंटेन करना होता है। किसके अगेंस्ट में प्रोविजन मेंटेन करना होता है? तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट, एनपीए के अगेंस्ट में प्रोविजन को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो प्रोविजन मेंटेन का मतलब क्या हुआ, प्रोविजन क्या होता है? तो प्रोविजन एक अमाउंट होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रोविजन एक अमाउंट होता है जो कि एनपीए का जितना भी लोन एनपीए होता है उसके परसेंटेज में इसको रखना पड़ता है। ये कितना परसेंट होता है, यहां से सवाल आ सकता है बैंकिंग में, है ना, या और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले तो आप ये समझ लेना, ये जो प्रोविजन अमाउंट होता है ये बैंक रखता कहां से? तो बैंक अपने प्रॉफिट से या फिर बैंक अपने एसेट से अलग से, एनपीए अगर होगा तो उसको अलग से प्रोविजन अमाउंट रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्रोविजन अमाउंट रखना पड़ेगा बैंक को। अब सवाल ये बनता है कि प्रोविजन अमाउंट कितना होगा, एनपीए का कितना परसेंट होगा, है ना। तो याद रखिएगा, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, तीनों में अलग अलग प्रोविजन अमाउंट का परसेंटेज होगा एनपीए। तो आप समझिएगा प्रोविजन अमाउंट कितना होगा। तो देखो समझ लो, अगर लोन सिक्योर्ड है, देखो दो प्रकार का लोन, कभी मैं लोन पे भी एक चैप्टर बनाऊंगा, एक क्लास हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो बनाऊंगा। एक होता है सिक्योर्ड लोन, है ना, एक होता है क्या, सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो आप समझना, जो लोन मिलता है तो चाहे तो कोई लोन सिक्योर्ड हो सकता है, चाहे तो कोई अनसिक्योर्ड हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है, सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोन लेने गए तो आपको क्या बोलता है, अरे आपका चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है, लो आप लोन ले जाओ, ऐसा कोई देता है क्या? नहीं। जब आप लोन लेने जाओगे तो वो सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है हम तुमको लोन देंगे, लेकिन लोन के एवज में तुमको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा। तो आप जो अपना मॉर्गेज को, अपना सिक्योरिटी को रखते हैं, वैसे लोन को हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योरिटी रखकर लोन देना, जैसे कि मान लो कि आपसे कोई लोन लेने आया तो आप बोलिएगा कि ठीक है तुमको हम पैसा तो देंगे, लेकिन उस एवज में कुछ रख दो। तो हो सकता है वो अपना साइकिल उठा के रख दे, मोटरसाइकिल उठा के रख दे, अपना कोई ज्वेलरी दे दे आपको कि चलो इसको रखो, इसके बदले तुम हमको, कि अगर हम तुम लेके पैसा भाग भी जाते तो ये चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। तो आप एक बार समझना, वैसे ही तो सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है सिक्योरिटी के साथ आपको लोन दिया जाता है। जब आप अपना सिक्योरिटी वहां जमा करोगे तब वो सामने वाला आपको क्या करेगा, लोन देगा। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन जो होता है इसमें कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड लोन का भी बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे एनपीए को समझते हैं। तो अगर सिक्योर्ड लोन है तो उसका प्रोविजन अमाउंट होगा 15%। याद रखिएगा कितना, 15। तो 15% याद रखिएगा, अगर एनपीए सब स्टैंडर्ड में है, याद रखिएगा अगर एनपीए सब स्टैंडर्ड में है तो उसका प्रोविजन अमाउंट कितना होगा, 15%। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ये थोड़ा चेंज हो जाता है और इसमें परसेंटेज ज्यादा रखना पड़ता है, और ये परसेंटेज हो जाता है कितना, 25%। क्लियर है, 25%। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सिक्योर्ड लोन में 15% होता है, अनसिक्योर्ड लोन में 25%। मैं बात कर रहा हूं सब स्टैंडर्ड एसेट का, याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं भी डाउटफुल और लॉस का नहीं बात कर रहा हूं। तो एग्जाम में सब स्टैंडर्ड का पूछेगा तो आप ये परसेंटेज याद रखिएगा। अगर हम लोग डाउटफुल एसेट का बात करें तो सब स्टैंडर्ड और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन जो होता है, दोनों के लिए प्रोविजन अमाउंट है 40%। मतलब ये चीज समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, कि एनपीए अमाउंट जितना होगा, याद रखिए जो लोन एनपीए हो चुका है उसका 15%, 25%। अगर सिक्योर्ड लोन है तो 15%, अनसिक्योर्ड लोन है 25%। अगर डाउटफुल मतलब 12 महीना 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो वो डाउटफुल एसेट में आ गया, तो परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा उसको, और जितना एनपीए हुआ है उसका 40%। समझ में आ रहा है, अगर मान लो 100 रुपया एनपीए तो 100 रुपये का क्या 40% अलग से आपको रखना पड़ेगा। और अगर एनपीए लॉस एसेट में आ जाता है, अगर लॉस एसेट में आ जाता है तो ये हो जाता है
100% दोनों के लिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के लिए। तो याद रखिएगा, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन के लिए 15 और 25 सब स्टैंडर्ड में आता है, जबकि डाउटफुल एसेट में 40% होता है और लॉस एसेट में ये 100% होता है। तो ये होता है आपका एनपीए। अब इसी से जुड़ा हुआ बहुत सारा शब्दावली है, कुछ एक्ट है सरकार का, है ना, इससे जुड़ा हुआ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होता है ना, बैड बैंक के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ क्या होता है उसको किसी और वीडियो में समझेंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ पे था आपको एनपीए समझाना। मेरे ख्याल से एनपीए का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।